Good morning, students. Welcome again to the class 8 online session. The subject is physics. Dear student, in the last video you have learned about the friction and how it is useful for us as well as how it affects our daily life. Dear student, today we will learn about the friction. Again, that chapter friction, the chapter number 12. The chapter number 12 of your textbook, that is friction. So this chapter number 12 we are taking, okay, friction. Now this friction term is very important and it really affect our life. How? See, the friction is very much necessary फॉर होल्डिंग द थिंग्स. ओके, किसी चीज को पकड़ने के लिए, किसी चीज को अपने पास रखने के लिए हमें फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. यानी फ्रिक्शन ये हमारे फ्रेंड की तरह काम करता है. बट समटाइम फ्रिक्शन ऑलवेज डज नॉट प्ले द रोल ऑफ फ्रेंड. सिर्फ फ्रेंड का ही रोल प्ले नहीं करते. कई बार फ्रिक्शन एज ए एनिमी का भी काम करता है. एज ए एनिमी का मतलब ये होता है कि जैसे जहां हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं, वहां फ्रिक्शन आके हमें थोड़ा सा परेशानी में डाल देता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, बहुत ज्यादा अगर फ्रिक्शन हुआ बिटवीन द व्हील्स ऑफ द व्हीकल एंड द रोड, तो हमारा जो व्हीकल है वो काफी स्लो चलेगा. ओके, सो फ्रिक्शन वहां पे जरूरी नहीं होता. उसके अलावा हमारे मशीनरी पार्ट्स, जितने भी मशीनरी पार्ट्स है, अगर मशीनरी पार्ट्स में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा, so that will also result in the limited work or it heat up the machinery parts. वो मशीनरी पार्ट्स को गर्म कर देता है. तो इस तरीके से कभी कभी फ्रिक्शन बहुत जरूरी होता है और कभी कभी हमें फ्रिक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती. तो चलो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन. यानी फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है. मोशन को अपोज यानी जैसे कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ऑप्शन है ना, मूव कर रहा है, तो मोशन में अगर है तो उस मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन के हमने जो टाइप्स देखे थे, तो फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन, देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. आपके टेक्स्ट बुक में जब आप रीड करेंगे तो आपको इस फ्रिक्शन के थोड़े से नेम थोड़ा अलग लगेगा. जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन को तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही बोला गया है. उसके बाद एक रोलिंग फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला गया है. रोलिंग फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, बट ये सब फ्रिक्शन के पीछे एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म का वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन इज मोर डिपेंडेंट ऑन द मास. यानी एज द मास इंक्रीजेस फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. यानी फ्रिक्शन जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट से ज्यादा किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है? यस, मास पे. अब ये मास एक्चुअली में होता क्या है? डियर स्टूडेंट, देखो क्लास 8 ऑनवर्ड्स हमने फिजिक्स को थोड़ा सा सेपरेट किया है सो दैट यू विल गेट द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, है ना. इसीलिए हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलग किया. अदरवाइज 10th तक तो सब्जेक्ट की बुक भी एक ही है, साइंस ही है, लेकिन स्टिल हमने अलग इसलिए किया ताकि आपको अच्छे से उसका नॉलेज मिले. तो अभी जो फ्रिक्शन है ये मैंने कहा कि मास से रिलेटेड है. यानी मास अगर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, मास अगर कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा. इसका कोई एग्जांपल जिससे हमें समझ सके, तो देखो, इफ आई हैव अ सरफेस एंड इस सरफेस पे आई हैव द टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ए हैविंग द मोर मास and object B having the less mass. Now here object A is having the more mass. It means it will exert a more friction. यानी इसका ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या करेगा? बहुत ज्यादा फ्रिक्शन इस पे एक्सर्ट करेगा. तो इस वजह से when we try to move these two objects, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर हम मूव करने की कोशिश करें तो हमें पता होगा कि अगर हम ऑब्जेक्ट ए को मूव करेंगे तो हमें ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी. लेकिन ऑब्जेक्ट बी को अगर हम मूव करें तो कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है, जो फ्रिक्शन है, दैट फ्रिक्शन इज मोर. ये जो फ्रिक्शन कैसा होगा? मोर.
and here the friction is less, so it is totally depend upon the mass. अब ये जो टर्म है मास, ये शायद आप लोगों को पता ही होगा, है ना, मास. बट इफ आई आस्क कि मास एंड वेट आर द बोथ सेम थिंग, मास और वेट क्या दोनों एक जैसे ही है? क्या दोनों सेम क्वांटिटी है? मास एंड वेट, mass and weight. So dear student, mass and weight both are the different quantities. Mass is the amount of matter contained in it. Mass क्या होता है? Amount of matter. For example, if I have the more mass, it means I have more number of cells. ज़्यादा number of cells है मेरे body के अंदर. So that's why I have more mass. अगर मेरे साथ में अगर कोई दूसरा पर्सन हम उसको कंपेयर करें और वो थोड़ा सा पतला है तो ऑब्वियस सी बात है he is having the less mass, तो इसका मतलब क्या है? It is having the less number of cells in his body, है ना. कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो मास का मतलब होता है, मास की जो डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन इट, है ना. जैसे और एक एग्जांपल हम लेते हैं, आई हैव द 2 पीसेस ऑफ चॉक, ये 2 पीसेस है, ठीक है. नाउ दीज 2 पीसेस, तो देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है. अब दोनों में चॉक पाउडर, दोनों ही किससे बने हुए हैं? चॉक पाउडर से. ओके, अब ये चॉक पाउडर जो है इसमें अगर हम देखें तो अमाउंट ऑफ चॉक पाउडर इज लेस एंड हियर द अमाउंट ऑफ चॉक पाउडर इज मोर. सो इट मींस दैट दिस ऑब्जेक्ट हैविंग द लेस मास, दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग द मोर मास. तो मास इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन इट, यानी उस वो मैटर कितना है उस हिसाब से उसका मास डिफाइंड होता है. ओके, सो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि मास इज द डिफरेंट थिंग एंड वेट इज द डिफरेंट थिंग. अब वेट क्या है? व्हाट इज वेट? वेट इज द व्हाट? इट इज द फोर्स और इट इज द ग्रेविटेशनल पुल बाय द प्लैनेट और बाय द अर्थ. अब हम अर्थ पे रहते हैं तो हम अर्थ वर्ड यूज कर रहे हैं, अदरवाइज बाय द प्लैनेट. यानी जैसे आज मेरा अर्थ पे जो वेट है से सपोज 60 न्यूटन है. वेट जो होता है ना, वेट का जो ऐसा यूनिट होता है, वेट का ऐसा यूनिट वो हमेशा न्यूटन होता है, एन. और मास का ऐसा यूनिट जो होता है, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, किलोग्राम. ठीक है, तो मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम. और वेट का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन. तो जब हम कहते हैं कि वेट मेरा इतना है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है. तो दैट इज व्हाट? इट इज वेट. तो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द प्लैनेट एंड मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन इट. अब चलो जब मास और वेट की अगर बात निकली है तो मैं इसमें आपको दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ. ओके, तो let's write down the definition of mass and weight first, then difference. Here mass, weight. The difference, the first one, it is amount of matter contained, okay, contained by object. Here it is a force of attraction. Force of attraction by planet. Here SI unit mass का kg, here unit Newton. Okay, then never be 0. Can be 0. Now
दिस पॉइंट, अब ये 2 पॉइंट तो हमें समझ में आया। थर्ड वाला पॉइंट जो है नेवर बी जीरो एंड कैन बी जीरो। तो नेवर बी जीरो इसलिए मैंने लिखा क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर ही नहीं है तो इसका मतलब दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मास कभी भी जीरो नहीं होता। लेकिन वेट कैन बी जीरो। आपने कई बार सुना होगा कि जैसे अभी एलन मस्क काफी काम कर रहा है, जेफ बेजोस अमेज़न का जो मालिक है, अभी वो कहाँ गया था, स्पेस में गया था। और स्पेस में जाने के बाद 107 किलोमीटर 110 किलोमीटर के बाद वाला जो एरिया है जहाँ पर ग्रेविटी जीरो हो जाती है ना, जीरो ग्रेविटी एरिया जिसे कहा जाता है, तो वहां पर गया था और वो कुछ देर घूमने के बाद फिर वापस आया, है ना, अभी काफी न्यूज में था। सो वो कहा जाता है जीरो ग्रेविटी स्पेस। तो जीरो ग्रेविटी का मतलब वहां पे आप वेटलेसनेस फील करते हैं, यानी आपको कोई वेट ही नहीं होता, इसीलिए आप इस तरीके से हवा में क्या करते रहते हैं, फ्लोट होते रहते हैं। फ्लोट होंगे फिर आड़े तिरछे और किसी भी चीज की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, आप एकदम फ्रीली हवा में फ्लोट होते रहते हैं। तो दिस इज वेटलेसनेस। तो ये इसका मतलब क्या है, वहां पर वेट आपका जीरो होता है। तो वेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ प्लैनेट। अब जैसे देखो अर्थ पे मेरा अगर वेट 60 न्यूटन है, अर्थ पे मेरा वेट कितना है 60 न्यूटन, और अगर मैं मून पे करूं तो मेरा सिर्फ 10 न्यूटन आता है। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, मून का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम है, अर्थ का उससे 6 टाइम्स मोर है। इसीलिए जब हम अर्थ पे अगर जंप करते हैं तो अगर हम अर्थ पे 1 मीटर तक अगर जंप कर पाते हैं ऐसा है, तो सेम फोर्स के साथ जब हम मून पे जंप करेंगे तो 6 मीटर तक जंप कर पाएंगे, है ना। सो दिस इज व्हाई, बिकॉज देयर द वेट इज लेस। तो वेट कैन चेंजेस एंड वेट कैन बी जीरो। वेट जीरो हो सकता है। आज से प्लीज वेट जब हम बोलेंगे ना कि मेरा वेट इतना है, तो तब आप समझ जाओ कि आप वेट यानी क्या चीज बात कर रहे हैं, है ना। सो हियर इट इज वेट कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है बट मास कैन नॉट बी जीरो। अगर आपने बोल दिया कि मास जीरो, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। सो मास कैन नॉट बी जीरो। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज इट इज कांस्टेंट इन द यूनिवर्स, constant everywhere, and here it varies. So dear student, ये important topic आपको समझ में आ गया होगा, that is mass and weight. नाउ दिस मास एंड वेट, अब इसका डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि मास और वेट क्या है। दिस टॉपिक आई विल रिपीट वंस अगेन इन द क्लास 9th, बट हियर नाउ यू मस्ट नो मास एंड वेट डेफिनेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज कि व्हाई आई एम टेलिंग दिस मास एंड वेट राइट नाउ इन द क्लास 8 इन द चैप्टर फ्रिक्शन। सो बिकॉज as I said few minutes back that friction is dependent on the mass. More is the mass, more is the friction. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है. So here mass is dependent on the the friction is dependent on the mass. Okay, तो अगर मास ज़्यादा है तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा. तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन हमने जैसे देखी थी कि इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द it is a force that opposes the motion. Now this friction, ये जो फ्रिक्शन है मास पे डिपेंडेंट हो गया, चलो ठीक है. तो क्या एरिया ऑफ कांटेक्ट पे भी डिपेंड करता है? अब जैसे सबसे पहले तो फ्रिक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस. दो सरफेसेस अगर एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाए तो उससे भी फ्रिक्शन क्या होता है, उससे ही फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन के पीछे मेन रीजन होता है सरफेस का एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक हो जाना. इसलिए देखो जहाँ स्मूथ चीजें होती है ना, एकदम स्मूथ सरफेस या स्मूथ कोई पर्टिकुलर ये है ना ऑब्जेक्ट है, तो
उसको होल्ड करने के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा रफ सरफेस वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको होल्ड करने में हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं और बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है ना। तो रीज़न इज़ क्योंकि जब वो रफ होता है तो उसमें इंटरलॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इंटरलॉक्स है ना एक तरीके से जो उसको रोक सके, है ना। लेकिन जब स्मूथ होता है तो इंटरलॉकिंग काफ़ी कम हो जाती है। सो फ्रिक्शन अकर्स ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस। देखो बचपन में हमने ना एक गेम खेला था, एक गेम जिसमें हम क्या करते थे, दो बुक्स लेते थे और दो बुक्स के एक पेज इधर, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से एक पेज फिर एक पेज, ऐसे कर करके हमने दो बुक को एक साथ रख दिया और बाद में फिर दोनों बुक को पुल करने की कोशिश की तो दोनों बुक आपस से सेपरेट नहीं होती थी। तो द रीजन बिहाइंड दिस इज, ये रीजन क्या होता था, उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि वो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है तो उससे भी फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। सो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द फ्रिक्शन। सो नाउ हियर पेज नंबर B30 there is one topic given, okay, page number 130. So now here that is a page number that is page number B30. Here it is given factor affecting the limiting friction. Limiting friction always opposes the motion of a body and acts in the direction opposite to the direction of applied force. यानी हमेशा ये अप्लाइड फोर्स के अपोजिट रहेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, यानी सरफेस कैसा है, स्मूथ है या फिर रफ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा, यानी जैसे जैसे बॉडी का वेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका फ्रिक्शन भी बढ़ते जाएगा। Limiting friction is independent of the area of contact between the two surfaces provided the weight of the body and nature of the surface do not change, है ना। अगर वेट और साथ में सरफेस वेट और provided the weight of the body and the nature of the surface do not change, अगर वो चेंज नहीं करते तो फिर ये इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट का। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फैक्टर affecting the limiting friction. So dear student, मैंने काफ़ी कोशिश की कि आपको फ्रिक्शन को समझा दूँ, तो आई होप कि आपको फ्रिक्शन का टॉपिक समझ में आया होगा। नाउ होमवर्क फॉर यू, एंड डियर स्टूडेंट यू आर नॉट सेंडिंग द होमवर्क एंड दैट इज द वेरी बैड थिंग। एंड एक चीज़ ध्यान में रखो बेटा कि आप कितना होमवर्क कंप्लीट करके भेजते हो उसके ऊपर आपके मार्क्स है, इंटरनल मार्क्स है, एंड फाइनल एग्जामिनेशन में ये इंटरनल मार्क्स काउंट होंगे, 100% काउंट होंगे। ओके, सो नाउ द होमवर्क फॉर यू, फर्स्ट राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, एंड सेकेंड थिंग राइट डाउन द weight, write down the ratio on the write down the ratio of weight on the other planet। रेशियो का मतलब जैसे देखो अर्थ एंड मून का, अर्थ एंड मून का लेते हैं हम रेशियो, देखो इस तरीके से अर्थ इज टू मून, सो यू नो दैट इट इज 6:1, तो दिस इज द फर्स्ट। वैसे ही अर्थ का दूसरे प्लैनेट के साथ, सपोज मार्स है ना, और भी दूसरे प्लैनेट के साथ आपको क्या निकालना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। जैसे अर्थ और मून का क्या है 6:1, तो वैसे ही अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स का मैक्सिमम 2-3 प्लैनेट्स इज ओके। तो ये है आपके दो होमवर्क, सबसे पहले मास एंड वेट का डिफरेंस और ये जो रेशियो है ये फाइंड आउट करना है। ये रेशियो आपको गूगल पे आपको सर्च करना होगा, बुक रीड करनी होगी, तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। सो डियर स्टूडेंट, this is all about the mass and weight and the friction. In the next video we will learn the new things. Till then, bye bye.